हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुगम करता में। दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैंने पहली बार में सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं। दिसंबर 2022 में जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने क्वालिफाई किया है, और इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मैंने केवल 1 से 1.5 महीने की तैयारी की थी। ये मेरा रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जो पेपर वन था उसमें मेरे 150 में से 117 मार्क्स आए हैं। ठीक है, पेपर 1 में 150 में से 117, और जो पेपर 2 है उसमें मेरे 150 में से 102 मार्क्स आए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो मैंने एयरफोर्स का एयरमैन एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है, रेलवे का लेवल 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है जिसे हम ग्रुप डी एग्ज़ाम भी कह देते हैं, और UPSSC का PET एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। ये एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में होता है। सीटेट का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही मैंने पहली बार में ही क्वालिफाई किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर 1 के CDP के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 5 जनवरी 2022 को जो सीटेट का पेपर 1 हुआ था उसमें CDP के जो 30 क्वेश्चंस पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये पेपर नंबर 15 है। इससे पहले 14 पेपर हम सॉल्व कर चुके हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। सभी क्वेश्चंस को एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया है। दोस्तों, अगर आप हमारी सभी वीडियोस को देखते हैं, रेगुलर चैनल को फॉलो करते हैं, तो आप आसानी से CDP में 30 में से 30 नंबर लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों, हम रोज़ सुबह 10 बजे अपने चैनल पर नई वीडियो अपलोड कर देते हैं। आप रोज़ सुबह 10 बजे हमारे चैनल पर नई वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, एक वीडियो देखने के लिए तो आप टाइम निकाल ही सकते हैं। पूरे दिन में से एक वीडियो देखने के लिए आप टाइम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और दोस्तों, पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स की हेल्प से हम क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करेंगे। और जिन चीज़ों को पढ़कर मेरे पहली बार में सीटेट के एग्ज़ाम में 117 मार्क्स आए हैं, उन सभी चीज़ों की तैयारी मैं आपको इस चैनल पर एकदम अच्छे तरीके से कराऊंगा, जिन्हें पढ़कर आप भी आसानी से पहली बार में सीटेट के एग्ज़ाम में 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। और दोस्तों, आपको कोई ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है। अगर आप 30 दिन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं मन लगाकर, तो आप आसानी से 120 से ज़्यादा नंबर लेकर के आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा। जब आप इस बटन पर दबाएंगे तो इस तरह की बेल बन करके आएगी, और जब आप इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से ऑल पर आपको दबा करके रखना है। इससे ये होगा दोस्तों, जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप वीडियो देख पाएंगे। इस वीडियो में जो क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सभी क्वेश्चंस एकदम 100% ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो रिवाइज आंसर की से मैच किए हुए हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हमारे क्वेश्चन के आंसर गलत तो नहीं होंगे। सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम एक्यूरेट हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। दोस्तों, क्वेश्चन के आंसर देने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, और इन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सही होते हैं और 1 ऑप्शन गलत होता है, या फिर 3 ऑप्शन गलत होते हैं और 1 ऑप्शन सही होता है। तो जो एक ऑप्शन बाकी के 3 ऑप्शन से डिफरेंट होता है, अलग होता है, वही हमारा आंसर होता है। और दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने केवल क्वेश्चन पढ़ा और उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है उसे पढ़ लिया, याद कर लिया और आगे बढ़ गई। ऐसा आपको नहीं करना है। जो CDP सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड सब्जेक्ट है। आपकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा स्कोर आप CDP में कर पाएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी आपकी तभी होगी जब आप क्वेश्चन के साथ साथ सभी ऑप्शंस को भी ध्यान से पढ़ेंगे। तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह के ऑप्शन आंसर होते हैं और किस तरह के ऑप्शन आंसर नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये वाक्य बिल्कुल गलत है। हमें छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। तो प्रतिस्पर्धा एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाक्य हमारा हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 2, विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा देना चाहिए। तो ये भी गलत है। हमें विषय वस्तु को रटने पर बढ़ावा नहीं देना चाहिए। रटना एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये पूरा वाक्य गलत हो गया, नेगेटिव हो गया। ऑप्शन नंबर 3, सम प्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही बोला गया है, ये एक सही वाक्य है। सम प्रत्ययों की समझ को महत्व देना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने पर जोर देना चाहिए, इंपॉर्टेंस देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, छात्रों के बीच सहयोग को
हतोत्साहित करना चाहिए। तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। हमें छात्रों के बीच जो सहयोग होता है उसको हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि प्रोत्साहित करना है। तो ऑप्शन में बोला गया है कि हतोत्साहित करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत है। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन एक जैसे हैं, जबकि तीसरा ऑप्शन इन तीनों ऑप्शन से डिफरेंट है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों में भय का भाव अधिगम के लिए हानिकारक है। तो ये ऑप्शन सही है। जो अगर छात्रों में किसी बात को लेकर डर है तो वह जो डर होता है वह अधिगम के लिए हानिकारक होता है। सही बात है। ऑप्शन नंबर 2, अधिगम में काफ़ी सुधार करता है। तो ये बात गलत है। अगर बच्चा डरा हुआ है तो उससे उसका अधिगम में सुधार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो ये भी गलत है। जो डर होता है वह बच्चे के अधिगम पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर 4, अधिगम के लिए आवश्यक है। तो ये भी गलत है। डर का माहौल या डर का भाव बच्चे के अधिगम के लिए किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता डैश बुद्धि की विशेषता है। तो यह भाषाई बुद्धि की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें बोला गया कि सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा का प्रयोग करना। तो वह धारा प्रवाह और लचीले ढंग से क्या कर रहा है, भाषा का उपयोग कर रहा है। क्या कर रहा है, भाषा का उपयोग कर रहा है। तो वह भाषा का उपयोग कर रहा है, तो यह भाषाई बुद्धि का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है प्रकृतिवादी। तो जब बच्चा प्रकृति से संबंधित चीज़ों में रुचि रखता है, जैसे कि पेड़ पौधे हैं ना, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पहाड़ पर्वत, ये सारी चीज़ें प्रकृति से संबंधित होती हैं और यह प्रकृतिवादी बुद्धि से जुड़ी हुई होती हैं। ऑप्शन नंबर 3, अंतः व्यक्तिक बुद्धि। तो जब बालक अपने स्वयं के बारे में सोच विचार करता है, मंथन करता है, तो वह अंतः व्यक्तिक बुद्धि का उदाहरण होता है। अंतः व्यक्ति, तो इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो ये अंतः 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 मतलब कि अपने स्वयं के बारे में, अपने ही अंदर के बारे में। जब बच्चा अपने स्वयं के बारे में सोच विचार करे तो वह अंतः व्यक्तिक बुद्धि का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बच्चे किस तरह सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 पढ़कर। तो बच्चे पढ़कर सीखते हैं, बिल्कुल सही है। सुनकर, तो ये भी सही है, बच्चे सुनकर सीखते हैं। देखकर, ये भी सही है, बच्चे देख करके सीखते हैं। और ऑप्शन नंबर 4 क्रिया करके। तो बच्चे क्रिया करके भी सीखते हैं। जब बच्चे स्वयं से किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करके भी बच्चे सीखते हैं। तो चारों ही ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में ये चारों दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समकालीन सिद्धांतकारों के अनुसार सीखना प्राथमिक रूप से एक डैश गतिविधि है। तो जो सीखना होता है वह एक सामाजिक गतिविधि होती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सीखना और अधिगम एक ही बात है। तो सीखना या अधिगम सामाजिक गतिविधि होती है। ठीक है, सीखना क्या है, सामाजिक गतिविधि है। अधिगम क्या है, सामाजिक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन करता है। तो देखिए समावेशी का अर्थ क्या होता है। एक ऐसी समावेशी व्यवस्था या एक समावेशी कक्षा जो होती है वह बालक को चीज़ों को सिखाने पर जोर देती है। बालकों को डराती धमकाती नहीं है, बालकों की पिटाई नहीं की जाती है। एक समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा में बालक को स्वतंत्रता दी जाती है। कोई भी कार्य बच्चे अपने मन से कर सकते हैं। तो जो समावेशी व्यवस्था होती है वह सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलती है। ठीक है, बच्चों की पिटाई करना, बच्चों को डांटना, बच्चों के ऊपर गुस्सा करना, ये सारी चीज़ें समावेशी कक्षा के विरुद्ध होती हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, तो गलत है। समावेशी व्यवस्था में अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार संयोजन नहीं करता। छात्र स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, ये भी नहीं है। छात्र शिक्षक की ज़रूरतों के अनुसार, ये भी नहीं है। स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक समावेशी व्यवस्था में या फिर एक समावेशी कक्षा में जो स्कूल होता है वह अपने आप को, अपनी व्यवस्था को बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से डालता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। जो स्कूल होता है उसे बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से चलना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
सीखने के आकलन के बजाय सीखने के लिए आकलन सुनिश्चित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह सीधे निर्देश की विधि द्वारा ही शिक्षण करे, तो ये गलत है। ठीक है, अगर जो शिक्षक है वह सीधे निर्देश देता है बालक को तो यह नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के बीच तुलना पर जोर दें, तो प्रतिस्पर्धा नेगेटिव वर्ड है और तुलना करना भी नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाला वाक्य भी गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3, शिक्षार्थियों की केवल संज्ञानात्मक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना, तो इसमें दे रखा है केवल, तो केवल भी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये ऑप्शन भी हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 4, शिक्षण अधिगम की दैनिक प्रक्रिया में आकलन को शामिल करें, तो देखिए जब भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हों तो डेली हमें बच्चों का आकलन करना चाहिए। हमने जो भी चीज़ें पढ़ाई, बच्चों का जो आकलन किया जाता है वह पढ़ाई के दौरान ही किया जाता है। ठीक है, कभी कभी जो क्वेश्चन में बोला गया है, पूछा जाता है कि बच्चों का जो आकलन है क्या वो वर्ष के अंत में करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो आकलन वर्ष के अंत में किया जाता है उसे हम योगात्मक आकलन कहते हैं, और योगात्मक आकलन एक नेगेटिव वर्ड होता है। तो जो बच्चों का आकलन है वो हमें पढ़ाई के दौरान ही नियमित तौर पर करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वह बोला, मैं इसका क्या करूँगा, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते, यह क्या दर्शाता है, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। देखिए दोस्तों, जब भी लड़कों के लिए अलग प्रकार के कार्य बताए जाएं, अलग प्रकार के खेल बताए जाएं, और लड़कियों के लिए अलग प्रकार के कार्य और खेल बताए जाएं, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण होता है। जब भी लड़का लड़की के लिए अलग अलग कार्य बताए जाएं, उनमें भेदभाव किया जाए, तो यह जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कभी कभी जेंडर रूढ़िवादिता के स्थान पर जेंडर पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह, ठीक है, या जेंडर पक्षपात, ये सभी शब्द दिए जाते हैं, तो ये सभी शब्दों का अर्थ एक ही होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो डैश हों, तो अत्यंत जटिल हों, तो ये गलत है। ठीक है, जटिल गतिविधियों को हमें बढ़ावा नहीं देना है। अस्पष्ट हों, ये भी गलत है। कोई चीज़ अस्पष्ट है तो वो बच्चे के समझ में नहीं आएगी, तो उसे हम बढ़ावा दे करके क्या करेंगे। अर्थहीन, तो जो चीज़ें अर्थहीन हो उन्हें भी हमें बढ़ावा नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त हों, एक शिक्षक को उन गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से बच्चे के लिए उपयुक्त हों। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। अनदेखा करना गलत बात है, हमें बच्चों की भ्रांतियों को अनदेखा नहीं करना है। बच्चों के बीच में जो भ्रांतियाँ होती हैं वह प्राकृतिक होती हैं। निर्मित करना, क्या हमें बच्चों के बीच भ्रांतियों को निर्मित करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें खुद से भ्रांतियों को निर्मित नहीं करना है, बल्कि बच्चे अपने आप से जो भ्रांतियाँ बना लेती हैं, हमें केवल उनके बारे में बच्चों को सिखाना है। ठीक है, उनको पहचानना है और उनका समाधान करना है। ऑप्शन नंबर 4 प्रचारित करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। हमें बच्चों की भ्रांतियों को प्रचारित नहीं करना है, उन्हें बढ़ावा नहीं देना है। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों को अपने स्वयं के अधिगम पर कुछ नियंत्रण करने की अनुमति दी जाए, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। हमें बच्चों को स्वतंत्रता देनी चाहिए कि वे अपने अधिगम पर कुछ नियंत्रण कर सकें। तर्क आर, अपने अधिगम पर नियंत्रण रखने से विद्यार्थियों को यह निर्णय लेने में मदद मिलती है कि क्या सीखना है और कैसे, तो ये वाला वाक्य भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा बच्चा मध्य बाल्यावस्था में होगा, तो दोस्तों मध्य बाल्यावस्था को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, एक बच्चा जो सामाजिक भूमिकाओं की नकल करना शुरू कर रहा है काल्पनिक खेल के दौरान, तो जो बच्चा होता है वह सामाजिक भूमिकाओं की नकल करता है संवेदीगामक अवस्था में, और काल्पनिक खेल खेलता है संवेदीगामक अवस्था में ही वो काल्पनिक खेल भी खेलता है। ऑप्शन नंबर 2, एक बच्चा जो अभी स्थूल कौशल दिखाना शुरू कर रहा है, जैसे कि एक पेंसिल और ऐसी अन्य वस्तुओं को पकड़ना।
ऑप्शन नंबर 3, एक बच्चा जिसने नियमों के अर्थ की समझ विकसित कर ली है और तर्क कर सकता है। तो जो बालक होता है वह तर्क करता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को ही हम मध्य बाल्यावस्था कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो सकता है, लेकिन चौथे ऑप्शन को भी पहले पढ़ लेते हैं। एक बच्चा जो संभावित कारणों की परिकल्पना कर सकता है, तो बालक परिकल्पना करता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जटिल प्रयोगों की योजना बना सकता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालक तर्क कर सकता है मध्य बाल्यावस्था में, और मध्य बाल्यावस्था को हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। आप याद कैसे रखेंगे, देखिए मध्य बाल्यावस्था में पहला अक्षर क्या दे रखा है, म। पहला अक्षर क्या दे रखा है, म। तो म से ही शुरू होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, मध्य बाल्यावस्था मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेव वाइगोस्की के विचार में संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित नहीं है। तो ये बिल्कुल ही गलत है, लेव वाइगोस्की ने ऐसा नहीं बोला है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर 3, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। संज्ञान भाषा से अलग नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, बल्कि संज्ञान और भाषा एक दूसरे से घुटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है। तो ऐसा लेव वाइगोस्की ने नहीं कहा है, बल्कि ऐसा जीन पियाजे ने कहा है। जीन पियाजे ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, जबकि यहाँ क्वेश्चन में लेव वाइगोस्की के विचार पूछे गए हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है। तो हमें उस विधि को देखना है जो प्रभावी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, छात्रों में कमियों को पहचानें और उन्हें ठीक करें। तो ये वाला वाक्य सही बोला गया है, हमें बच्चों की कमियों को पहचानना है और उन्हें ठीक करना है। ऑप्शन नंबर 2, मतभेदों को पहचानें और सम्मान करें। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही बोला गया है, हमें बच्चों के मतभेदों को पहचानना है और उनका सम्मान करना है। ऑप्शन नंबर 3, अपने मौखिक और गैर मौखिक संचार पर विचार। तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, हम बच्चे को बोलकर भी चीज़ें पढ़ाते हैं और बिना बोलकर भी चीज़ें पढ़ाते हैं, तो हमें अपने संचार पर विचार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3, विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करना। तो ये वाला ऑप्शन गलत है, इसमें बोला गया कि विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करना। विविध एक पॉजिटिव वर्ड है, शैक्षणिक भी पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही वर्ड पॉजिटिव होगा। किसी भी ऑप्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव मानने से पहले हमें उसका अर्थ समझना होता है। तो इसमें बोला गया है कि विविध शैक्षणिक मतभेदों का प्रयोग करना। क्या हमें मतभेदों का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है। तो देखिए चौथा ऑप्शन सबसे डिफरेंट है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है? तो वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर बालक एक ही शब्द में दे देगा। किस वर्ष पारित किया गया था? तो जिस भी वर्ष में पारित किया गया होगा बच्चा उसको एक ही शब्द में उसका आंसर दे देगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन के जो आंसर होते हैं वो ओपन एंडेड जो ऑप्शन होते हैं वो आंसर होते हैं। कुछ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर मुक्त अंत वाला होता है, और कुछ प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर बंद सिरे वाला होता है। तो बंद सिरे वाले ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होते हैं, खुले सिरे वाले प्रश्न हमारा आंसर होते हैं। मुक्त अंत वाले जो ऑप्शन होते हैं वह हमारा आंसर होते हैं। तो जो मुक्त अंत वाले जो ऑप्शन होते हैं उनका जो आंसर होता है वह काफ़ी लंबा आंसर होता है और एक से ज़्यादा आंसर उनके होते हैं, जबकि ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर एक शब्द में दिया जा सके या फिर उनका कोई एक जो फिक्स उत्तर हो तो वह बंद सिरे वाले प्रश्न होते हैं। तो पहला वाला जो प्रश्न पूछा गया है, पहला वाला जो ऑप्शन दिया गया है कि वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो इसका उत्तर बच्चा एक शब्द में दे देगा, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? नेगेटिव है। ऑप्शन नंबर 2, पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो ये वाला भी बंद अंत वाला प्रश्न है। बच्चे को क्या करना है? विभिन्न परतों के नाम लिखना है, जो वायुमंडल की परतें होती हैं उनके नाम लिखना है, बच्चा लिख देगा। त्रिभुज के 3 कोणों का योग क्या होता है? तो ये भी बच्चा एक ही बार में बता देगा।
3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर 4 को देखिए, बीजों का अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। तो देखिए ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा सही आंसर होगा। क्यों? देखिए बीजों का अंकुरण करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, तो बच्चे क्या करेंगे, इसमें सोच विचार करेंगे कि बीज किस तरह से हवा लेती हैं, किस तरह से उनका अंकुरण होता है, और इसे सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार कीजिए। यानी कि बच्चों से एक प्रयोग करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। जब बच्चे प्रयोग करेंगे तो अलग अलग चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो यही समालोचनात्मक सोच का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे ये सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, आपको इस पर दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये बेल बन करके आएगी, और जब आप इस बेल को दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर दबा करके रखना है। इससे दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेव वाइगोस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कारक बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाते हैं? तो सांस्कृतिक उपकरण सुगम बनाते हैं, ये वाक्य सही है। सामाजिक संपर्क सुगम बनाता है, ये भी सही है। संतुलन नहीं, लेव वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में संतुलन के बारे में नहीं बताया। पुरस्कार, ये भी नहीं, पुरस्कार एक बाहरी अभिप्रेरक है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। तो पहला और दूसरा देखिए कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में पहला और दूसरा ऑप्शन दे रखा है, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण और सामाजिक संपर्क बच्चे को सीखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पूछा गया सूक्ष्म कौशल, तो सूक्ष्म कौशल में मांसपेशियों का बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। सूक्ष्म कौशल में मांसपेशियों के ऊपर बहुत ही कम भार पड़ता है। जबकि एक शब्द होता है स्थूल कौशल, तो स्थूल कौशल में मांसपेशियों का भारी प्रयोग किया जाता है, और स्थूल कौशल में मांसपेशियों पर बहुत ही ज़्यादा भार पड़ता है। तो देखिए दौड़ना, तो जब बच्चा दौड़ेगा तो मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग होगा, इसलिए ये स्थूल कौशल का उदाहरण है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। चलना, जब हम चलेंगे तो मांसपेशियों का प्रयोग होगा, तो ये भी स्थूल कौशल का उदाहरण है। घसीट कर लिखना, तो घसीट कर लिखना, तो जब बच्चा लिखेगा तो लिखने में मांसपेशियों का ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, तो यह सूक्ष्म कौशल का उदाहरण है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कूदना, जब बच्चा कूदेगा तो मांसपेशियों का प्रयोग होगा, तो ये भी स्थूल कौशल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता आ जाती है? परिकल्पनात्मक निगमनात्मक सोच की क्षमता, तो ये वाक्य गलत है। परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक सोच की क्षमता बालक में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ऑप्शन नंबर 2 दूसरे का नजरिया लेने की क्षमता, तो ये वाक्य बिल्कुल ही सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में दूसरों का नजरिया लेने की क्षमता आ जाती है, या फिर दूसरों का दृष्टिकोण लेने की क्षमता आ जाती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता, ठीक है। अमूर्त सोच की क्षमता, तो अमूर्त सोच की क्षमता बालक में अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वो छात्र जिन्हें डैश है उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए पाठ पढ़ने में और लंबे अंशों को समझने में, तो जो बच्चा है उस बच्चे को क्या है, पाठ को पढ़ने में समस्या होती है। तो जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो इसको हम पठन वैकल्य कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। पढ़ने में जब कठिनाई होती है तो इसे हम हिंदी में पठन वैकल्य कहते हैं, और इंग्लिश में इसे डिसलेक्सिया कहते हैं। गुणज वैकल्य, जब बालक को गणित से संबंधित कठिनाई होती है तो इसे गुणज वैकल्य कहते हैं, और इंग्लिश में डिस्कैलकुलिया कह देते हैं। ठीक है। गतिमान दिव्यांगता वाले बालक में क्या होता है कि बालक रोजमर्रा के कार्यों में, डेली के कार्य को करने में कठिनाई का अनुभव करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने हेतु सीखने के लिए प्रेरित करेगा? कौन सा ऑप्शन है जो बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करेगा? प्रसिद्धि की चाह, गलत है। धन की चाह, गलत है। योग्यता की चाह, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है, लेकिन इसको सही मानने से पहले हम चौथा ऑप्शन देंगे सत्ता की चाह, तो ये भी गलत है। प्रसिद्धि की चाह, धन की चाह, सत्ता की चाह, ये सभी नेगेटिव वर्ड है। ऑप्शन नंबर 2 योग्यता की चाह, ये सही आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है। गलत बात है। क्यों गलत है? उद्दीपन और प्रतिक्रिया एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 2, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। तो पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है कक्षा, तो ये वाक्य गलत है। छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है, तो निष्क्रिय भी एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, तो ये भी गलत है। पुरस्कार नेगेटिव वर्ड होता है और दंड भी एक नेगेटिव वर्ड होता है, इसलिए ये वाक्य भी नेगेटिव है। शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। एक बाल केंद्रित कक्षा में जो अधिगम होता है वह शिक्षक और छात्रों के द्वारा मिलकर के बनाया हुआ होता है, सह निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो डैश को बढ़ावा दें। तो मात्र रटन, तो क्या रटन को बढ़ावा दें ऐसी गतिविधियां करनी चाहिए? गलत है। निराशा को बढ़ावा दें, गलत है। अभिसारी उत्तर को बढ़ावा दें, गलत है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा, अपसारी सोच या फिर अपसारी चिंतन। एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बालकों में अपसारी सोच को बढ़ावा दें। अपसारी सोच जो होती है वह सृजनात्मकता से, जो अपसारी सोच होती है वह सृजनात्मकता से संबंधित होती है। सृजनात्मकता का अर्थ होता है बालक नई नई चीज़ों की खोज करता है, सोच विचार करता है, कल्पनाएं करता है, यानी कि बच्चे अपना मस्तिष्क का प्रयोग करके नई नई चीज़ों की खोज करने पर जोर देते हैं। तो जो अपसारी सोच है, अपसारी सोच या अपसारी चिंतन, यह एक पॉजिटिव वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। बच्चे दूसरों के इरादों की उपेक्षा करते हैं कब? सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में। और बच्चे अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास किससे संबंधित होता है? जब बच्चे जो होते हैं, बालक बालिकाएं, ये सोचते हैं कि अगर हम इस कार्य को करेंगे तो हम दूसरों की नज़रों में बुरे बन जाएंगे, तो यह अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास से संबंधित होता है। और कोई भी चीज़ जब सामाजिक अनुबंधों से संबंधित होती है, यानी समाज के अनुसार सही या गलत होती है, तो वह सामाजिक अनुबंध के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिल्मों और विज्ञापनों से व्यवहार के जेंडर उपयुक्त तरीकों के बारे में बहुत संकेत मिलते हैं। यह समाजीकरण की डैश संस्था के रूप में डैश की भूमिका पर प्रकाश डालता है। तो फिल्में और विज्ञापन, ठीक है, फिल्में और जो विज्ञापन होते हैं यह मीडिया से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? मीडिया से। और यह समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। ठीक है। तो देखिए, यह पहले वाले ऑप्शन में आ जाएगा मीडिया और दूसरे वाले में आएगा डी का मतलब द्वितीयक। तो देखिए कौन से ऑप्शन में मीडिया और द्वितीयक दे रखा है? ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो फिल्में और विज्ञापन जो होते हैं वह मीडिया के अंतर्गत आते हैं और मीडिया समाजीकरण का द्वितीय कारक होता है। देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि बच्चे का परिवार और पास पड़ोस, केवल ये दोनों ही समाजीकरण का प्राथमिक कारक होते हैं। बाकी के इसके अलावा धर्म, स्कूल, ठीक है, धर्म हो गया, स्कूल हो गया, धार्मिक संस्थाएं हो गई, मीडिया हो गया, किताब कॉपियाँ हो गई, पत्र पत्रिकाएं हो गई, अखबार हो गई, ये सभी समाजीकरण के द्वितीय कारक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का डैश और डैश होना बहुत जरूरी है। तो पियाजे के अनुसार शिक्षक का गतिशील और लचीला होना बहुत जरूरी है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी के देखिए, इसमें दे रखा है यांत्रिक, यांत्रिक एक नेगेटिव वर्ड है, व्यवहारवादी एक नेगेटिव वर्ड है, तो ये हो गया हमारा गलत। सहानुभूति, सहानुभूतिपूर्ण एक नेगेटिव वर्ड है। पारदर्शी एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन सहानुभूति एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए ये वाक्य भी गलत हो जाएगा। संरक्षित अनम्य, अनम्य का मतलब होता है अलचीला, तो ये भी गलत है। नम्य का मतलब होता है नरम, तो कोई भी चीज़ नरम, इसमें क्या लगा हुआ है? अ लगा हुआ है, तो कोई भी चीज़ क्या है कि नम्य नहीं है, तो ये भी हो जाएगा गलत। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिकथन ए, बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी
पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। बच्चों के शारीरिक विकास में अगर देर हो रही है तो इसके लिए हम पूरी तरह से आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इसके लिए पर्यावरणीय कारक या वातावरणीय कारक भी जिम्मेदार हो सकते हैं। हो सकता है कि बच्चे को पोषण समय से नहीं मिल पा रहा हो, उसको भोजन अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा हो, उसको जो पोषक तत्व हैं वो नहीं मिल पा रहे हों। कारण आर, बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। तो ये भी गलत है। क्यों गलत है, इसमें लगा हुआ है ही। तो ही जो होता है वह एक नेगेटिव वर्ड होता है। ही, सिर्फ, केवल, ये सभी नेगेटिव वर्ड होते हैं। तो ए और आर दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। गलत है। क्यों गलत है, इसमें मानकीकृत एक नेगेटिव वर्ड दे रखा है। हमें मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि हमें लचीले पाठ्यक्रम का प्रयोग करना है। ऑप्शन नंबर 2, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना। तो अगर हम छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करेंगे तो इससे बच्चे की इंसल्ट होगी, इससे बच्चे का सम्मान को ठेस पहुंचेगी, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। हमें बच्चे की कमजोरियों को सबके सामने उजागर नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 3, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। हमें सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए, बच्चों को एक दूसरे का सहयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, इन छात्रों को एक अलग संकाय में ही पढ़ाना चाहिए। ये भी गलत है। हमें छात्रों को किसी भी अलग संकाय में नहीं भेजना है, सभी छात्रों को हमें एक नियमित स्कूल में पढ़ाना है, एक ही जगह पर पढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है? तो देखिए, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हो गया हमारा गलत। क्या प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा होनी चाहिए? नहीं। जो विद्यार्थी होते हैं वह अलग अलग, उनमें विभिन्नताएं पाई जाती हैं, इसलिए हम सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही शिक्षा निर्धारित नहीं कर सकते। हमें बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग पाठ्यक्रम निर्धारित करना है और बच्चे की ज़रूरतों के हिसाब से ही हमें बच्चे को पढ़ाना है, ना कि सभी बच्चों के लिए एक ही शिक्षा हमें नहीं अपनानी है। निजी शिक्षक, क्या हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए निजी शिक्षक रखना है? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसका विरोध करती है। तो इस पहला वाला ऑप्शन हो गया हमारा गलत। ऑप्शन नंबर 2, उपयुक्त इमारती ढांचा, तो इसकी सिफारिश करती है। ये ऑप्शन हमारा सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि जो स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है वह उपयुक्त होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चे दिव्यांग होते हैं, व्हील चेयर पर होते हैं, ठीक है, तो हमें इमारत का निर्माण इस तरह से करना चाहिए कि दिव्यांग बच्चों को भी किसी भी तरह की परेशानी न हो। तो इमारती ढांचा उपयुक्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं होनी चाहिए। तो ये भी सही है। अनिवार्य विशेष शिक्षा, तो बच्चों को लिए विशेष शिक्षा होनी चाहिए। ये भी सही है। हालांकि ये ऑप्शन हमारा गलत भी हो सकता है, क्योंकि इसमें दे रखा है अनिवार्य, और अनिवार्य एक नेगेटिव वर्ड होता है, विशेष शिक्षा भी एक नेगेटिव वर्ड होता है। लेकिन पहले ऑप्शन के देखते हुए, जो पहले और दूसरे ऑप्शन को अगर आप कंपेयर करें तो पहला वाला ऑप्शन ज़्यादा गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विविध आवश्यकताओं वाली शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। नहीं आ गया तो इसका मतलब है कि जो वाक्य गलत होगा वही हमारा सही उत्तर होगा। शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, ठीक है, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता, तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सामग्री का प्रस्तुतिकरण, तो ये करना चाहिए। सामग्री को तो शिक्षक प्रस्तुत करते ही हैं पढ़ाते समय। संचार और अभिव्यक्ति, ये भी सही है। सूचना का दृष्टिकोण, ये भी सही है। हमें शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता नहीं अपनानी है। तो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिकथन ए, एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, समस्या समाधान रणनीतियों के विकास के लिए सुविधा प्रदान करनी चाहिए एक शिक्षक को बालकों के लिए। कारण आर, समस्या समाधान की रणनीतियाँ, ठीक है, अधिगम में सुधार करती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है।
और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों ही सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, इस पर आपको दबाना है। इस पर दबाने के बाद ये बेल बन करके आएगी और जब आप इस बेल पर दबाएंगे तो इस तरह के कुछ ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जिनमें से आपको ऑल पर सेलेक्ट करके रखना है। दोस्तों इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाना है, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।